नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी आसिफ जी। आसिफ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम अपने स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में बात करेंगे एक बार फिर से महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में। चर्चा करेंगे कि किस तरीके से महाराष्ट्र में जो नई सरकार बनी है एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की, इस सरकार पर अब आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में सत्ता गंवा चुके हैं शिवसेना के प्रमुख और मुख्यमंत्री रह चुके उद्धव ठाकरे। और अब इस सत्ता के गंवाए जाने के बाद उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे और साथ ही साथ एनसीपी के प्रमुख शरद पवार और कांग्रेस कई बड़े अहम फैसले ले रहे हैं। तो एमवीए के गिर जाने के बाद किस तरीके की परिस्थिति हम देख रहे हैं महाराष्ट्र में। फिलहाल देखा जाए मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर चर्चा की जा रही है और जल्द ही ऐलान किए जा सकते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल के विस्तार में देरी हो रही है। एक तरफ तो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर दावा कर दिया गया जिसकी वजह से देरी हुई, और दूसरी ही तरफ अब यहाँ पर कई आरोप लगाए जा रहे हैं उद्धव ठाकरे की तरफ से कि आखिरकार मंत्रिमंडल के विस्तार में इतनी देरी क्यों है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो फैसला सुनाया अन्य पिछड़े वर्गों को लेकर, ओबीसी को लेकर, तो जिसे यहाँ पर स्वीकृति दे रखी है और इसको लेकर देवेंद्र फडणवीस ने भी अपनी खुशी को जाहिर किया है। तो देवेंद्र फडणवीस के बारे में बात करना चाहेंगे आसिफ जी। जैसा कि आप जानते हैं कि उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया और मजबूरी में वह इस पद को स्वीकार किए हैं। तो आप इसको लेकर क्या कहते हैं। एक वक्त वह मुख्यमंत्री रहे लेकिन आज वह उप मुख्यमंत्री है। तो इसको देखते हुए, इस फैसले को देखते हुए, आज जो हम सभी देख रहे हैं, इसको देखते हुए क्या कुछ भविष्य होता है अब देवेंद्र फडणवीस का। शुक्रिया प्रांशी। मैं यहाँ से शुरुआत करना चाहूँगा कि देखिए, जानवरों में सबसे बड़ा ताकतवर जो है माना जाता है शेर को। लायन जब पीछे हटता है 4 कदम तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि वो डर जाता है, इसका मतलब कि वो और भी खतरनाक तरीके से जो है एक्शन लेने वाला है। यही काम इस वक्त बीजेपी ने महाराष्ट्र में किया है। बीजेपी को पता है कि एकनाथ शिंदे का ना तो कोई वजूद है और न ही उनका कोई वैल्यू है, लेकिन एक कहावत हम सब ने सुना है कि कभी कभी गधे को बाप बनाना ही पड़ता है जब अपना काम निकालना होता है। वही काम इस वक्त जो है बीजेपी ने किया। 2019 पे अगर हमारा चर्चा करें तो यही देवेंद्र फडणवीस की ही सरकार बननी थी, वही मुख्यमंत्री बनते और बन भी गए थे 1 घंटा के लिए, लेकिन शिवसेना ने उस टाइम जो है धोखा दे दिया। कहते हैं जो जिसके साथ जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है। उद्धव के साथ आज भी वही हुआ और कहानी खत्म हो गई। तो अब क्या हुआ कि दरअसल बिल्कुल आपने सही शब्दों का इस्तेमाल किया कि मजबूरी में आज वो डिप्टी सीएम बने हुए हैं। लेकिन इसको मजबूरी मत समझिए, इसको ये समझिए कि बीजेपी का ये मास्टर स्ट्रोक है। वो जानते हैं 2 साल की सरकार है और वो यूं ही निकल जाएगी तैयारियों में ही, कामकाज तो दूर की बात है। एकनाथ शिंदे को इसीलिए मुख्यमंत्री बनाया गया है ताकि उद्धव का गुरूर तोड़ सके, संजय राउत का गुरूर तोड़ सके और उन तमाम नेताओं का, खास करके इसके बहाने से बीजेपी की जो मेन लड़ाई है ना, वो दरअसल उद्धव से नहीं है ना संजय राउत से, क्योंकि उनको मालूम है कि उनकी औकात क्या है। उनकी मेन लड़ाई जो है वो एनसीपी के शरद पवार से और कांग्रेस से। उनको मालूम है कि हम इसको तोड़ नहीं सकते और लेकिन उनकी सरकार गिराने के लिए शिवसेना को ही तोड़ना था और उसको वो तोड़ने में कामयाब हो गए। लेकिन अब एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री इसलिए बनाया ताकि भाई फिलहाल जितना दिन भी सरकार चल सके, कम से कम साथ चल सके, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस को अगर सरकार मुख्यमंत्री बनाते तो फिर एकनाथ शिंदे के जो गुट है वो नाराज हो जाते, फिर उन्हें ओहदा नहीं मिलता। और यही वजह से अभी किसको क्या मंत्री पद दिया जाए, इसी वजह से अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार भी नहीं हुआ है। तो जहां तक मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम बनाने के पीछे का जो रीजन है, कारण है, वो ये है कि आगामी जो विधानसभा चुनाव होंगे वहां तक इसकी सरकार बनी रहे और एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर जो शिवसेना होने का दावा कर रहे हैं, अगर वो रहें तो फिर अगले चुनाव में जीत जाएंगे और उसके बाद एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं, ये सबको पता है। तो देवेंद्र फडणवीस कहने का मतलब ये है कि अगली जो सरकार होगी वो यहाँ पर पूरी तरीके से बीजेपी की होगी, बिल्कुल, लेकिन डिप्टी और मुख्यमंत्री भी देवेंद्र फडणवीस होंगे। ओके, अगर यहाँ पर देखा जाए तो देवेंद्र फडणवीस को लेकर इस वक्त जो आसिफ जी ने जो बताया है, यहाँ पर जो साजिश अब बीजेपी ने रची है, क्या वाकई में आपको लगता है कि बीजेपी यहाँ पर जीत बोलती हुई नजर आ सकती है आने वाले विधानसभा चुनाव में? क्योंकि एकनाथ शिंदे ने एक बात कही कि वह जीत हासिल करेंगे आने वाले जितने भी चुनाव है उनमें, और 2.5 साल का कार्यकाल भी वह पूरा करेंगे। क्या आपको लगता है 2.5 साल के कार्यकाल में देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच जरा सी भी दरार नहीं दिखेगी? क्योंकि फिलहाल हमने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने माइक उनके सामने से हटाकर अपने सामने रख लिया देवेंद्र फडणवीस ने, और जिसे देखकर अजीत पवार ने उन पर निशाना साध दिया कि ये कैसी सरकार है, यहाँ पर तो माइक उठाया जा रहा है उनके सामने से ही। और दूसरी ही तरफ हमने ये देखा कि दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चिट्ठी निकाल कर दे रहे थे जिससे कि एकनाथ शिंदे पढ़कर बोलते हुए दिखाई दे रहे। तो क्या यहाँ पर जो मास्टर स्ट्रोक यहाँ पर जो आपने बोला है बीजेपी के लिए, तो यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस के इशारे पर नाचते हुए नजर आएंगे एकनाथ शिंदे? बिल्कुल, देखिए इसमें कोई शक नहीं यार, नहीं आप गलत कह रही है ना बीजेपी यहाँ पे गलत सोच रहा है। इसका एग्जाम्पल इससे पहले भी हमने आपके साथ डिबेट किया
किया था तब भी मैंने आपको बताया था कि बीजेपी के आज कई ऐसे राज्यों में सरकार है जहां बीजेपी के जो प्रत्याशी या उम्मीदवार मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी का ही कमान है और उनकी ही राज चल रही है। बिल्कुल, एकनाथ शिंदे को सिर्फ इसलिए बनाया गया मुख्यमंत्री, एक तो जितने कामकाज है वो बीजेपी अपने हिसाब से कर सके, बीजेपी हर एक कानून को, हर एक प्लान को अपने हिसाब से कर सके। और देखिए, इसलिए सरकार बनते ही पहले जो है पेट्रोल डीजल के वेट को घटा दिया गया। उसके बाद एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है ताकि उद्धव को नीचा दिखाया जा सके, संजय राउत को नीचा दिखाया जा सके, ताकि उन्हें ये पता चले कि एकनाथ शिंदे का जो है वजूद क्या है। लेकिन यहाँ पे अगर एकनाथ शिंदे अपने आप को ओवर स्मार्ट बन जाएंगे तो मालूम है उन्हें कि आने वाले वक्त में जो है पैर में कुल्हाड़ी लगने वाला, इसलिए उनके लिए आपको लगता है बीच में ही उन्हें जो 2.5 साल का कार्यकाल है क्या वाकई में उनका पूरा होगा, या फिर बीच में अगर कोई दरार आती है कि तभी उनको इस्तीफा ना देना पड़े? नहीं, पूरा तो होगा ही प्रांशु जी। देखिए, पूरा नहीं होगा तो फिर बीजेपी को ही लॉस है, क्योंकि बीजेपी इन्हें तब तक अपने साथ रखेगी जब तक आगामी विधानसभा चुनाव ना हो जाए। और आगामी विधानसभा चुनाव जैसे जीतते हैं तो मुझे जहां तक लगता है कि इस वक्त जो बहुमत नहीं थी बीजेपी के पास, वो शायद बहुमत भी आ जाए। और जब बहुमत आ जाएगी तो उन्हें तो न किसी शिवसेना की जरूरत है और न किसी अन्य पार्टी की जरूरत है। तब तो कौन कहाँ जाएगा, किसको कहाँ लात मारेंगे उन्हें खुद पता नहीं है। तो अभी तो खैर सरकार नहीं गिरेगी, हालांकि जो है शरद पवार ने कहा था कि 6 महीने में गिर जाएगी, लेकिन एक चलिए विपक्ष का आरोप है। लेकिन बीजेपी ऐसा गलती नहीं करेगी, बीजेपी तब तक उनके साथ बरकरार रहेगी 2024 यानी कि लोकसभा चुनाव, और उसके बाद आगामी 2 साल के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, तब तक वो बना कर रखेगी, क्योंकि इसको गंवाना किसी भी सूरत में नहीं चाहिए। क्योंकि अगर शिंदे हाथ से चले जाते हैं तो फिर उनका जो शिवसेना का वोट है ना, वो फिर बढ़ जाएगा और वो जितना टूटेगा बटेगा, अब जो है बीजेपी को ही लॉस है। इसलिए बीजेपी फिलहाल ये कदम नहीं उठाने वाली है। देखिए, अगर आसिफ जी यहाँ पर बात की जाए एकनाथ शिंदे के बारे में, तो उन्होंने एक बात कही कि अगर एक भी विधायक हारता है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो फिलहाल देखा जाए जो हम चुनावी रणनीति इस वक्त बीजेपी की तरफ से देख रहे हैं, हार का तो कोई यहाँ पर चांसेस दिख ही नहीं रहे हैं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस के बारे में बात की जाए तो देवेंद्र फडणवीस राज ठाकरे से मुलाकात की है, दूसरी की तरफ है अन्य नेताओं से भी मुलाकात कर रहे हैं, और जो क्रॉस वोटिंग हुई है राष्ट्रपति चुनाव में, एनसीपी के विधायक ने भी यहाँ पर वोट दे दी। तो क्या आपको क्या लगता है, इसके पीछे की रणनीति देवेंद्र फडणवीस ने जरूर रचाई होगी? बिल्कुल, देखिए इसमें कोई शक नहीं है। देवेंद्र फडणवीस देखिए पहले वो दिल्ली आए, जेपी नड्डा साहब से मुलाकात की, अमित शाह जी से उन्होंने मुलाकात की, और ये तमाम पहले चक्रव्यूह इसीलिए बनाया गया है कि ना किसी को बुरा भी लगे और किसी को ये लगे भाई मैंने तो मास्टर स्ट्रोक कर दिया है। तो बीजेपी की यही देखिए नीति रही है। आज देश की सबसे बड़ी पार्टी ऐसी ही नहीं है, इसीलिए उन्हें मालूम है कि कहाँ कब कैसे झुकना है और कब कहाँ कैसे किसको लात मारना है, ये उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। देखिए यूपी में भी योगी के मंत्री में भी देखिए आज जो है बगावती तौर जो है सुलगने शुरू हो रहे हैं। ये क्यों? ये इसीलिए हो रहे हैं। तो यही वजह है कि देखिए देवेंद्र फडणवीस भी जानते हैं, उनको पहले समझा बुझा दिया। तो जब वो बात करते हैं ना, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो उनके लहजा को देखिए आप, उनके टोन को देखिए, समझ में आ जाएगा कि उनके टोन में कितनी भयानक राजनीति है। तो इससे समझ में आता है कि देवेंद्र फडणवीस को सब पता है, एकनाथ शिंदे को भी पता है, लेकिन वो देखिए दरअसल यहाँ पे सबको मकसद यही था कि हमें उद्धव ठाकरे को झुकाना है, और उसको झुकाने के लिए दोनों अपना शहर है तो अपना चल रहा है। आपसे हमारा आखिरी सवाल यही रहेगा, बहुत ही कम शब्दों में जवाब दे सकते हैं कि अगर यहाँ पर मुख्यमंत्री आने वाले समय में देवेंद्र फडणवीस बनते हैं तो उप मुख्यमंत्री के पद पर कौन हो सकता है? क्या वाकई में यहाँ पर शिंदे गुट का जो समर्थन है उनके साथ उस वक्त भी देखने को मिलेगा, या फिर एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, या फिर बीजेपी की तरफ से ही होगा? हमारा आखिरी सवाल नहीं, बिल्कुल एकदम सही कह रही है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे और शिवसेना की तरफ से एकनाथ शिंदे ही डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, या कोई और भी उसके ओहदे पे हो सकता है। यही चीज देखिए 2019 में भी कहा था बीजेपी ने कि दरअसल शिवसेना की तरफ से कोई उप मुख्यमंत्री बन जाए कोई एतराज नहीं है, लेकिन दरअसल उद्धव ठाकरे को ही मुख्यमंत्री बनना था, जिसकी वजह से उन्होंने जो है गठबंधन को तोड़ दिया। और आज देखिए क्या से क्या हो गया देखते देखते। बिल्कुल सही कहा आसिफ जी ने। आसिफ जी बहुत बहुत शुक्रिया उन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। वक्त के साथ अब फिलहाल पता चलेगा 2.5 साल का कार्यकाल जब खत्म हो जाएगा, क्या वाकई में बीजेपी यहाँ पर एक बार फिर से वापस लौटेगी, क्या वाकई में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे महाराष्ट्र के? आपकी क्या राय है ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।